Hello and welcome back to another informative video. My name is Ramesh Singh and you are watching Travel with Ford. So आज है 25th of August Tuesday and अभी टाइम हो रहा है कुछ 11:15। सो बेसिकली आज मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का सर्विस करवाने, क्योंकि गाड़ी जो है मेरी ऑलमोस्ट 27,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसके जो तीसरी सर्विस है जो कि जनरली 30,000 पे कंपनी रेकमेंड करती है। सो बेसिकली इसकी 30,000 वाली सर्विस आज होनी है। मैं बेसिकली अपनी गाड़ी की सर्विस पूरे कंप्लीट 10,000 में नहीं करवाता। मैं 7 या 8,000 किलोमीटर चलाने के बाद अपनी गाड़ी की सर्विस करवा देता हूँ। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि कंपनी आपको 10,000 किलोमीटर ज़रूर कहती है, लेकिन अगेन जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब कई बार पहाड़ों में चला रहे हैं या फिर कई बार रैश ड्राइविंग हो जाती है सिटी में, या फिर कई बार हम स्लो या मतलब जो रिकमेंडेड ड्राइविंग है वो हम नहीं चला पाते बहुत टाइम बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और मल्टीपल रीजंस, हाईवे है, पहाड़ है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं गाड़ी की सर्विस जनरली 7-8 हज़ार किलोमीटर पे करवा देता हूँ, क्योंकि अगर आप कभी आपको टाइम मिलता है तो अपनी गाड़ी का आप अगर इंजन ऑयल चेक करेंगे आफ्टर ड्राइविंग 8,000 किलोमीटर, सो यू विल नोटिस कि इंजन ऑयल ऑलमोस्ट कम होने लग जाता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप 7 या 8 हज़ार किलोमीटर पे अपनी गाड़ी का सर्विस ज़रूर करवा लें। और प्लस इस बार लॉकडाउन की वजह से भी गाड़ी काफ़ी देर खड़ी थी, तो ये भी एक रीज़न है कि मैं सोच रहा हूँ गाड़ी का सर्विस थोड़ा जल्दी करवा लूँ। सो अब ऑलमोस्ट 27,000 किलोमीटर हो चुके हैं और ये 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस है जो करवाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मेरी गाड़ी का जो वारंटी है वो भी 31 अगस्त तक ही है। तो 31 अगस्त को गाड़ी की जो वारंटी है, जो नई आप परचेस करते हो तो आप जो आपको वारंटी मिलती है बेसिकली 2 साल वाली, और वो वारंटी भी मेरी 31 अगस्त तक ही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे वो भी वारंटी देखनी है कि वो वारंटी रिन्यू करने का क्या कॉस्ट है। बट बिफोर डूइंग दैट आई एक्चुअली वांट टू अंडरस्टैंड कि वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर्ड है। तो वो सर्विस सेंटर एडवाइज़र, उसी से मैं अभी डिटेल में बात भी करूँगा। तो अगर मुझे वर्थ लगेगा तो आई विल रिन्यू इट। जो कॉस्ट मुझे पता चला है और मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया है कि 1 साल का अगर आप रिन्यू कराना चाहते हैं देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10,000 रुपीज़ अप्रॉक्स, एंड 2 साल का कुछ 16-17 हज़ार रुपये है। एक बार जाके देख लेते हैं एग्जैक्टली। और प्लस मैं ऑल्सो डिटेल में मैं एक बार समझूंगा एडवाइज़र से कि वारंटी में एग्जैक्टली क्या क्या कवर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि 30,000 किलोमीटर में जो सर्विस होती है उसमें क्या सर्विस चार्ज है ऑब्वियसली, प्लस जो वारंटी है गाड़ी की उसका अगर आप रिन्यू करना चाहते हैं आफ्टर 2 ईयर तो क्या कॉस्ट होगा फाइनल आफ्टर नेगोशिएशन एंड एवरीथिंग, एंड ऑल्सो कि क्या एग्जैक्टली उसमें कवर अप है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे भी बहुत डिटेल में नहीं मेंशन है। तो मैं वो एडवाइज़र से ही पूछूंगा, वही मुझे होपफुली डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कवर अप है। सो चलिए अभी मैं सर्विस सेंटर पहुंचने वाला हूं। बेसिकली मैं गाड़ी की सर्विस नोएडा में करवाता हूं। नोएडा सेक्टर 5 में गौतम फोर्ड है, वहीं पे जनरली मैं अपनी गाड़ी की सर्विस शुरू से ही करवा रहा हूं। तो मैं वहीं आया हूं, नोएडा किसी काम से आया था गाज़ियाबाद से, तो मैं आज जो सर्विस है उसकी एग्जैक्टली यहीं पे करवा रहा हूँ। सो अभी सर्विस सेंटर पहुँचते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या एग्जैक्टली सर्विस कॉस्ट है, प्लस वारंटी में क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, एडिशनल वारंटी का क्या चार्ज है, वो सारी चीज़ें आज वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट सर्विस सेंटर चलता है। तो मैं नोएडा ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। सामने गौतम फोर्ड है सेक्टर 5 का, और आप देख सकते हैं लॉकडाउन तो कहीं से नहीं लग रहा नोएडा में। नोएडा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है जैसे पहले था, बेसिकली वैसे ही रश है, देख सकते हैं। 3 व्हीलर भी वैसे ही चल रहे हैं, ऑटो, ई रिक्शा, एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ जो पहले की तरह नॉर्मल है वैसे ही अब चलने लग गए हैं। और सर्विस सेंटर पे भी काफ़ी रश लग रहा है। आइए देखते हैं कितना टाइम लगेगा सर्विस सेंटर पे। सो ये दिस इज़ गौतम फोर्ड। यहाँ थोड़ा रॉन्ग साइड आना पड़ जाता है मुझे। सो दिस इज़ गौतम फोर्ड। सो लेट्स गो इनसाइड, चलते हैं। अब खाली हो गया लेन। तो दिस इज़ एक्चुअली गौतम फोर्ड, और यहाँ सर्विस लाइन है, देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे।
सो गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, अब चलिए करवाते हैं सर्विस और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो वेलकम बैक। बेसिकली आज है सैटरडे 29th ऑफ अगस्त एंड जो इसका फर्स्ट पार्ट अभी आप वीडियो का जो देख रहे थे वो मैंने शूट किया था ट्यूसडे को, जब इस गाड़ी की मैं सर्विस करवाने गया था। लेकिन उसका सेकंड पार्ट मैं उस दिन शूट नहीं कर पाया क्योंकि सर्विस कराते कराते काफ़ी टाइम हो चुका था। जो सर्विस करा के जब मैं फ्री हुआ वहाँ से तो इट वॉज अप्रॉक्स 6 PM। सर्विस सेंटर में काफ़ी रश था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ रश, स्पेशली बिकॉज वो ट्यूसडे एक वर्किंग डे था। सेकेंडली कोरोना की वजह से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि नोएडा में इतना रश नहीं होगा, बट जैसे वीडियो में भी आपने देखा काफ़ी रश था एंड सर्विस सेंटर में भी बहुत ज़्यादा रश था। तो सर्विस होते होते अप्रॉक्स मुझे 6 PM हो गया था, जिसकी वजह से वो बाकी का जो पार्ट है वो उस दिन मैं नहीं शूट कर पाया था। तो आज हम बात करेंगे ओवरऑल जो सर्विस सेंटर में जो भी गाड़ी का सर्विस करवाया है हमने या वारंटी रिन्यू करवाई है। इसके अलावा ओवरऑल अप्रॉक्स 27,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ अब, और इसकी 30,000 वाली सर्विस थी वो मैंने करवाई थी। मैं 2-3 हज़ार किलोमीटर पहले ही सर्विस करवा लेता हूँ अपनी गाड़ी की। तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी मैं बताऊँगा। ऑल्दो काफ़ी वीडियोस है मेरे चैनल पे जिसमें मैंने अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आप चैनल पे ऑब्वियसली नए हैं तो दिस वीडियो विल गिव यू एन आइडिया कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाड़ी की वारंटी के बारे में। मेरी जो गाड़ी थी इसका 2 साल की वारंटी मुझे मिली थी। ऑब्वियसली 2 साल या एंड 1 लाख किलोमीटर की वारंटी होती है जो हमें मिलती है नई गाड़ी के साथ। तो उसको आप इनिशियली परचेज के टाइम पे भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन मैंने 2 साल में ही लिया था। तो 31 अगस्त को इसका 2 साल कंप्लीट हो रहा है। तो रिन्यू इसका जो वारंटी वो एक्सपायर हो रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर डिसाइड किया कि इसका वारंटी मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ। इसके लिए सर्विस सेंटर में मैंने जो वहाँ के जो एडवाइज़र हैं, स्पेशली जो वारंटी वगैरह देखते हैं बेसिकली, उनसे मेरी काफ़ी डिटेल बात हुई इसके ऊपर। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच आई वांट आप में से कोई भी मिस ना करे। उस पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन है जो हम में से बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और एग्जैक्टली समझ में नहीं आता, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करते हैं कि वारंटी बेसिकली क्यों लेनी चाहिए आपको गाड़ी की। अब जनरली क्या है कि गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है उसमें हम बहुत सारे एड ऑन्स ऑलरेडी, हम में से बहुत सारे जो लोग होते हैं काफ़ी एड ऑन्स ऑलरेडी करवा के रखते हैं। जैसे मैंने भी अपनी गाड़ी में इंजन कवर लिया हुआ है, देन इंजन और गियर दोनों कवर अप हो जाता है। एंड सेकेंडली आपका मैंने लिया हुआ है रिटर्न टू इनवॉइस लिया हुआ है, कंज्यूमेबल्स लिया है, ज़ीरो डेप लिया हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने ली हुई है। दिस इज़ द रीज़न वाई मैं स्पेशली वहाँ के जो एडवाइज़र उनसे मैं डिटेल में मैंने बात की कि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ले चुका हूँ, फिर भी मुझे वारंटी लेनी ज़रूरी है या नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि जो भी आपका इंश्योरेंस है, जैसे कि इंश्योरेंस में होता ये है कि आपका ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल चीज़ें कवर अप नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिकल में अगर मैं बात करूँ तो आपका AC आ गया, AC का ब्लोअर वगैरह हो गया, कंप्रेशर वगैरह, वो सब कवर अप नहीं होगा। आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल जैसे कि आपका म्यूजिकल सिस्टम हो गया या फिर आपका जो ORV में मोटर्स लगे होते हैं वो होते गया, तो बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल होती है, कवर अप नहीं होता है। प्लस इंजन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मैं ब्रेक एंड क्लच पैड की बात करूँ तो उनका जो सिलेंडर होता है वो भी कवर अप नहीं होता आपका इंश्योरेंस में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो उसने मुझे डिटेल में बताई कि इंजन में आपके पास इतने सारे पार्ट्स हैं जो कि आप इंश्योरेंस में तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी का ऑब्वियसली एक्सीडेंट हुआ हो। नॉर्मल सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी कुछ ख़राब हो गई, आपका कोई इंजन पार्ट कोई फेल हो गया या फिर कंप्रेशर ख़राब हो गया या फिर AC का कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया उसमें या फिर कोई और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, तो वो सारी चीज़ें फिर कवर अप नहीं होती है। तो उसने मुझे बताया कि बेस्ट है कि मैं वारंटी जो है वो करवा लूँ, क्योंकि अगर वारंटी हम नहीं करवाते हैं तो इंजन यू नो हाउ मच कॉस्टली इट कैन बी। सो बेसिकली क्या है कि कई बार गाड़ी आप नॉर्मली सिटी में चला रहे हैं, उस केस में भी फॉल्ट आ सकता है और आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंजन जो वारंटी है, उन्होंने जो मुझे प्राइस बताया वारंटी का, तो 1 ईयर एंड 1 लाख किलोमीटर का जो प्राइस था दैट वाज 8300।
उसमें अगर आप RSA ऐड करवाना चाहते हैं, रोड साइड असिस्टेंस, तो कुछ 98 के आसपास का हो जाता है लमसम। इसका मैं इनवॉइस अभी आपके स्क्रीन पे शो कर दूंगा जो मैंने परचेज़ किया है। तो 9800 में 1 ईयर एंड 1 लाख और 1 लाख किलोमीटर जो भी पहले होता है ऑब्वियसली वो अकॉर्डिंगली कवर अप होता है। एंड देन सेकंड आप 2 साल का भी करवा सकते हैं, जिसका कॉस्ट आई गेस उन्होंने 13,000 समथिंग मुझे बताया था। एंड देन 3 ईयर विच वाज 21,000 समथिंग। सो अब आई वाज थिंकिंग कि मेरी गाड़ी अभी चल चुकी है 27,000 किलोमीटर, तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं आज गाड़ी का इंश्योरेंस परचेज़ करता हूँ, वारंटी सॉरी, तो मेरी गाड़ी अब कवर अप होगी 1,27,000 तक, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मैंने क्लियर किया एडवाइज़र से कि क्या मेरी गाड़ी 1,27,000 किलोमीटर तक कवर अप रहेगी या नहीं। तो उसने मुझे क्लियरली बताया कि गाड़ी आप चाहे 1 साल का वारंटी ले, 2 साल का ले, 3 साल का ले, आपकी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख किलोमीटर तक ही कवर अप होगी। यानी कि 27,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ, यानी कि अगले 70,000 किलोमीटर में अगले अगर 3 महीने में चला देता हूँ तो मेरी गाड़ी की वारंटी एक्सपायर, तो 1 साल के जो मैंने पैसे दिए हैं वो कोई यूज़लेस हो जाएगा। प्लस अगर मैंने वही 6 महीने में चला दिया तो भी एक्सपायर, और अब मान लीजिए 1 साल में नहीं चला पाया तो फिर वो 1 साल ड्यूरेशन के बेसिस पे एक्सपायर हो जाएगा। सो आफ्टर थिंकिंग अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली दिस पॉइंट, मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 साल का ही परचेज़ करता हूँ, क्योंकि 2 साल का परचेज़ करने में कोई लॉजिक नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली 27,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और 1 साल में अगर कुछ लंबे ट्रिप हुए जो कि मैंने प्लान बनाया हुआ है तो फिर गाड़ी जो है ईजिली 70, 80, 90 तो आई गेस मैं अगले 1 साल में कवर अप कर सकता हूँ। लेट्स सी, अगर नहीं होता तो देन अगेन वी कैन बाय एन वारंटी अगर ज़रूरत लगती है तो। फिलहाल मैंने आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग आई डिसाइडेड कि मैं 1 ईयर का ही परचेज़ करूँगा, विच कॉस्टेड मी अराउंड 9,800 इंक्लूडिंग RSA। रोड साइड असिस्टेंस ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली आप बहुत जगह अगर कहीं फंस गए हैं, वहाँ पे मैकेनिक नहीं है तो मैकेनिक ऑन द कॉल आ सकता है आपके पास। पेट्रोल अगर कहीं एम्प्टी हो गया तो वो भी आप RSA की हेल्प से पेट्रोल भी मंगवा सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। आफ्टर नोइंग एवरीथिंग आई डिसाइडेड कि मैं वारंटी रिन्यू करवा लेता हूँ, और बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं सर्विस जब करवाने गया था तो मेरे जो राइट हैंड साइड का रियर व्यू मिरर है यानी ORVM है, उसके मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। बेसिकली क्या है कि जब भी मैं अपने विंडोज़ को क्लोज़ कर रहा था तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रॉपर क्लोज़ हो रहा था, राइट हैंड साइड का हाफ क्लोज़ हो रहा था, यानी प्रॉपरली वो क्लोज़ नहीं हो पा रहा था। तो ये कंप्लेंट जब मैंने सर्विस एडवाइज़र को बताई तो उसने सारा कुछ चेक करने के बाद बताया कि इसके अंदर का मोटर जो है वो ख़राब हो चुका है। अब आप खुद सोचिए, ORVM जो है ये साइड रियर व्यू मिरर है, कितने का होगा? मतलब हम में से अगर कोई भी सोचेगा तो वारंटी के लिए मैंने 9,800 रुपीज़ दिया हुआ है, राइट, 1 ईयर के लिए। एंड दिस ORVM इटसेल्फ, एक साइड का ORVM जो है इट कॉस्ट, इसका जो प्राइस है फोर्ड शोरूम का, दैट इज़ 3,700 रुपीज़। यानी कि अगर मान लीजिए आपका ये दोनों साइड का मिरर एक बार ख़राब हो जाता है, इसका मोटर मान ले ख़राब हो जाता है, तो आपको इन दोनों को चेंज कराने में ही आपके लगभग 8,000 के आसपास लमसम अमाउंट चला जाएगा अप्रॉक्स। तो 8,000 आप सिर्फ सोच सकते हैं 2 मिरर की बात है, और 9,800 मैंने पूरा 1 साल का वारंटी परचेज़ कर लिया जिसमें सारी चीज़ें कवर अप हैं। तो ऑब्वियसली काफ़ी वाइज डिसीजन है कि वारंटी आपकी गाड़ी में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ कार एंड यू डोंट नो कि कब क्या प्रॉब्लम आ जाए। खड़ी गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, चलते चलते गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वाइज डिसीजन यही है कि आपकी वारंटी अगर एक्सपायर होती है तो आप सिंपली सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करके गाड़ी का वारंटी रिन्यू करवा सकते हैं, एंड दैट विल कॉस्ट यू 9,800 इंक्लूडिंग RSA, दैट इज़ फॉर 1 ईयर, एंड 2 ईयर के लिए 13,000 समथिंग कॉस्ट करेगा, 14,000 विद RSA होगा शायद, एंड 21,000 आपका हो जाएगा फॉर 3 ईयर। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू थिंक कि मेरी गाड़ी बहुत कम किलोमीटर चलती है तो 3 साल का ले सकते हैं, 2 साल का ले सकते हैं, बट आई थॉट कि 1 ईयर मेरे लिए सफिशिएंट होगा, तो मैंने फिर 1 ईयर का ही परचेज़ किया है। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप गाड़ी है तो वारंटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपका एक पीस ऑफ माइंड हो जाता है, आपके पास इंश्योरेंस है जो एक्सीडेंट डैमेज में कवर अप कर देता है, एंड विदाउट डैमेज अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो यू हैव अ वारंटी।
ओके, सो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की सर्विस के बारे में। सो जैसा कि मैंने बताया है कि ये गाड़ी की जो अभी मैंने जो सर्विस करवाई है, ये 30,000 वाली सर्विस थी, जो 30,000 किलोमीटर पे बेसिकली करवानी होती है आपको। लेकिन इस गाड़ी का जो सर्विस है मैंने 27,000 पे करवाया था, क्योंकि मैं जनरली शुरू से ही 1-2 हज़ार किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी का सर्विस करवा लेता हूँ। सो अब एक काम करते हैं, इनवॉइस देख लेते हैं। इनवॉइस देख के मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि जो 30,000 वाली सर्विस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और फाइनल क्या ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा। सो इनवॉइस मैं आपके स्क्रीन पे भी शेयर कर देता हूँ फॉर द रेफरेंस। तो ये बेसिकली मेरा इनवॉइस है, इसमें ऑब्वियसली जो टॉप पार्ट है दैट इज़ माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने हाइड कर दिया है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो डिटेल ब्रेकअप है कि क्या क्या बेसिकली थर्ड सर्विस में मैंने करवाया है अपनी गाड़ी में। सो वन बाय वन वी विल सी कि क्या क्या चीज़ें हुई है बेसिकली। तो सबसे पहला जो देख रहे हैं पॉइंट दैट इज़ व्हील एंड टायर बैलेंसिंग, जो कि ऑब्वियसली इट्स रिकमेंडेड कि एवरी 10,000 किलोमीटर पे आप करवाएं तो बेटर रहेगा। 5,000 पे भी कुछ लोग कहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा गाड़ी चल रही है तो करवाएं, अदरवाइज आप 10,000 पे ही करवा ले, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। सो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं दैट इज़ इंटीरियर इनरिचमेंट। बेसिकली ये फ्यूल लाइन क्लीनिंग इसको कहते हैं हम। तो फ्यूल लाइन क्लीनिंग का इन्होंने जो चार्ज किया दैट इज़ 950 रुपीज़, प्लस उसमें जो टैक्स वैक्स लगा है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। इसके बाद इसमें कुछ जो थर्ड नंबर पे है उनका कोई कॉस्ट नहीं है। फुल व्हीकल इंस्पेक्शन जो होता है उसका ऐसा कोई चार्ज होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उसके बाद नीचे लिखा है 30,000 किलोमीटर जो सर्विस कॉस्ट है, जो कि ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट है, वो 2,000 रुपये इन्होंने लगाया हुआ है, 2,050 रुपीज़। एंड इसके अलावा अलाइनमेंट का कॉस्ट है 655 रुपीज़। कैविटी वैक्स एप्लीकेशन है, जो कि बेसिकली वैक्स होता है आपके नट बोल्ट या जहाँ भी स्क्रू वगैरह होता है वहाँ पे वो वैक्सिंग करते हैं ताकि वो स्मूथ रहे। सो उसका कॉस्ट है कुछ 1,100 रुपये। एंड उसके बाद जो कॉस्ट लगाया इन्होंने जनरल सर्विस बुल है, दैट इज़ आई गेस जो एंटी रस्ट स्प्रे होता है, जो कि मेरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें टायर का जो हमारा व्हील है वहाँ पे डिस्क ब्रेक के आसपास ऑब्वियसली क्योंकि पानी बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी की वजह से वहाँ रस्ट हो जाता है, जो कि कॉमन है सभी गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा। तो एंटी रस्ट के लिए वो जो स्प्रे यूज़ करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली ये उसका कॉस्ट 125 रुपये है। उसके अलावा लास्ट में है मोटर केयर इंजन। उसके बाद जो चार्ज जो उन्होंने लगाया 547 रुपीज़ लगाया है मोटर केयर इंजन का। सो मोटर केयर इंजन के बाद जो इन्होंने चार्ज लगाया दैट इज़ वॉश फ्लूइड का लगाया है 50 रुपये। जो गाड़ी वॉश हुआ है उसका इन्होंने 50 रुपये लगाया है। इसके अलावा ड्रेन प्लग गैस्केट ड्रेन प्लग का इन्होंने कुछ 36 रुपीज़ लगाया हुआ है। फ़िल्टर ऑयल का लगाया है 111 रुपये। इंजन ऑयल का लगाया है 262 रुपीज़। एंड वेट व्हील बैलेंस का इन्होंने लगाया है कुछ 28 रुपये। वेट व्हील बैलेंस बेसिकली थोड़ा बहुत वेट होता है जो व्हील पे ये लोग ऐड करते हैं। सो वेट व्हील बैलेंस के बाद जो नेक्स्ट पेज में है दैट्स इट। ये सारे कंपोनेंट है जो बेसिकली बिल में है जिसके अगेंस्ट चार्ज हुआ है। उसके बाद ये सारे उस पर सर्विस टैक्स लगा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। तो टोटल बिल अमाउंट जो आपको यहाँ दिख रहा है दैट इज़ कमिंग 7,448। आफ्टर दैट कुछ डिस्काउंट लगाया है 1,590 रुपये का। तो टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट बना है 5,857 का। एंड द फाइनल अमाउंट जो मैंने पे किया है इस सर्विस के लिए दैट इज़ 6,929। लगभग 7,000 रुपये मैंने पे किया है इस 30,000 सर्विस के लिए। इसमें एक और आप देख सकते हो कंपोनेंट है दैट इज़ रियर मिरर जो मैंने रिप्लेस करा है, जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका मोटर ख़राब हो गया था। दैट इज़ ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट क्योंकि अंडर द वारंटी है, यहाँ पे वारंटी भी लिखा हुआ है। सो दैट्स इट। जो तीसरी सर्विस गाड़ी की हुई है दैट इज़ 30,000 किलोमीटर पे, इसका जो फाइनल कॉस्ट मुझे पड़ा है 7,000 रुपीज़ है। इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आस्क मी। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं करवाना चाहिए था और मैंने करवाया है। मुझे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, वेदर इस व्हील अलाइनमेंट और फ्यूल लाइन क्लीन अप हो आपका, या फिर ऑब्वियसली वैक्स हो, या फिर एंटी रस्ट स्प्रे वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो बेसिकली सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वो इसलिए मैंने करवाई है। एंड इसके अलावा एक ये पेज है बेसिकली आपका व्हील अलाइनमेंट का जो रिपोर्ट आती है ये है। तो ये ज़रूर लें जब भी आप सर्विस करवाते हैं क्योंकि कई सर्विस सेंटर वाले नहीं देते हैं। इससे आपको कम से कम श्योर हो जाता है कि आपकी गाड़ी का एक्चुअली में उन्होंने व्हील अलाइनमेंट किया है। सो अगर आप मेरी वीडियो इसके अलावा ऑब्वियसली गाड़ी का जो फ़िल्टर वगैरह क्लीन होता है वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली हुई है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा, जब भी आप सर्विस सेंटर जा रहे हैं सो आप सर्विस एडवाइज़र को इंसिस्ट करें कि
जब भी आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल वो चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे आप देखना चाहते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि इंजन ऑयल प्रॉपरली डल रहा है, पुराना इंजन ऑयल वो निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पुराना इंजन ऑयल नहीं निकालते हैं और उसी पे टॉप अप कर देते हैं, आपको बाद में पता नहीं चलता। तो मैंने काफ़ी इंसिस्ट किया, जिसकी वजह से मैं हमेशा जब भी सर्विस सेंटर पर जाता हूँ तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि इंजन ऑयल मेरे सामने ही चेंज होगा। एंड जब भी ये जो वीडियोस क्लिप देख रहे हैं बेसिकली मैंने उस टाइम पे ही बनाया था, जब ये इंजन ऑयल चेंज हो रहा था। तो उस टाइम पे आई वाज देयर इन दैट सर्विस एरिया में था मैं, जो कि ऑब्वियसली सर्विस सेंटर वाले अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आप जा सकते हो कुछ टाइम के लिए, देख सकते हो। बिकॉज एट द एंड आपकी गाड़ी है एंड यू आर पेइंग फॉर द सर्विस, यू हैव पेड फॉर द कार। तो अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कोई भी सर्विस एडवाइजर मना करेगा। हाँ, यू कैन नॉट स्टैंड देयर फॉर फुल टाइम, बट बीच बीच में जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। सो ये था मेरा 30,000 सर्विस, जो गाड़ी का हुआ, इसका कॉस्ट, एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल जो इसमें चीज़ें सर्विस हुई है वो सारी डिटेल्स थी। अब बात करते हैं कि 30,000 गाड़ी चली है, 30,000 किलोमीटर में ओवरऑल कैसा मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस का कि 30,000 किलोमीटर एंड 2 साल का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फ़िलहाल मैंने मास्क डाल लिया है क्योंकि मैं अभी दिल्ली में एंटर कर चुका हूँ और फिर यहाँ चालान कट सकता है विदाउट मास्क। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो 1000 रुपये के आसपास का चालान है। सो टू अवॉइड दैट फ़िलहाल मैंने मास्क डाल लिया है। होपफुली आपको आवाज़ क्लियर आ रही हो मेरी। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की अपनी बात करूँ तो गाड़ी अभी तक जो मैंने चलाई है 30,000 किलोमीटर, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी कंडीशन में गाड़ी को ड्राइव किया हुआ है। यानी कि विद इन सिटी जो सबसे ज़्यादा मैंने गाड़ी को चलाई है विद इन सिटी। उसके बाद मैं लॉन्ग ट्रिप्स भी चला चुका हूँ 3-4 बार। एंड लॉन्ग ट्रिप में इंक्लूड है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे हो गया आपका, या फिर पहाड़ों में है जैसे रानीखेत, नैनीताल एंड अदर प्लेसेस ऑल्सो आई वेंट इन दिस कार। तो बहुत ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। अगर मैं गाड़ी की ओवरऑल रोड प्रेजेंस एंड हैंडलिंग की बात करूँ तो देखो यार, इस प्राइस सेगमेंट में इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट कार, क्योंकि इसका हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इवन हाईवे पे भी चला रहे हैं, हाईवे पे इजली 160 तक तो मैंने चेक खुद किया हुआ है, तो 160 तक रोड गाड़ी जो है बिल्कुल स्टेबल लगती है। उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप 120 130 पे आके आपकी गाड़ी, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि गाड़ी कंट्रोल खो रही है। यानी कि बिल्कुल स्टेबल चलती है। और बिकॉज ऑफ गुड कर्व वेट, गाड़ी का जो वेट है काफ़ी बढ़िया है, इसकी वजह से गाड़ी रोड को पकड़ के चलती है इवन एट 160 स्पीड। एंड बिकॉज ऑफ हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। जो अनइवन सरफेस है, रोड है, आप ट्रिप पे जा रहे हैं, यू डोंट नो किस टाइप ऑफ रोड्स आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। इसलिए ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी हेल्प मिल जाता है बहुत जगह आपको। प्लस गाड़ी का जो ओवरऑल कर्व वेट होने की वजह से गाड़ी काफ़ी स्टेबल एंड काफ़ी बढ़िया चलती है इवन एट हाई स्पीड। गाड़ी के अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ, कंफर्ट वगैरह की बात करूँ, इसके जो सीट्स हैं या फिर इंटीरियर में आपका एसी है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्पेशली सीट्स पे मैं काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक ड्राइव कर चुका हूँ। इवन आई हैव ड्रिवन दिस कार फॉर रेगुलर 7 to 8 आवर्स एंड लिटरली मुझे कोई थकान फील नहीं हुई। बीच में ऑब्वियसली थोड़ा 15-20 मिनट का मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन इतने लंबे ड्राइव के बाद भी मुझे कोई थकान फील नहीं हुई एंड काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइव लगी मुझे। एंड पीछे या फिर जो को पैसेंजर है उनको भी कोई परेशानी नहीं हुई। इसका जो एसी है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से हार्डली कुछ मिनटों में पूरा कैबिन कूल हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ ऑटोमेटिक एसी। तो काफ़ी बढ़िया एंड ईजी टू ऑपरेट है। आपको सिंपली सेट करना है क्या टेम्परेचर है एंड द सिस्टम विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो काफ़ी इजी हो जाता है उस केस में। एंड इंजन पावर की बात कर लेते हैं तो मेरी गाड़ी 1.2 लीटर पेट्रोल है, टाइटेनियम वेरिएंट है मेरी जो गाड़ी है। तो इसका जो पेट्रोल इंजन है तो इट्स नॉट वेरी पावरफुल एज अ डीजल वन, लेकिन मुझे कभी भी अंडर पावर फील नहीं हुई। इवन हाईवे पे चाहे मुझे ओवरटेक करना है या फिर पहाड़ों में मुझे
फुल लोडेड, यानी कि 5 पैसेंजर के साथ मैं गाड़ी चला चुका हूँ विद फुल 5 पैसेंजर एंड फुल कैबिन जो लगेज है फुल था उसके साथ मैं चला चुका हूँ। एंड मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि ये अंडर पावर है गाड़ी, एंड इट वाज रनिंग वेरी स्मूथ, वेरी नाइस। सो आई एम श्योर डीजल तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। एंड सिटी में भी ऑब्वियसली कभी पावरलेस नहीं लगती गाड़ी, एंड इट हैज़ वेरी गुड पावर। प्लस इसकी अगर मैं NVH लेवल की बात करूँ कैबिन में आपको नॉइज़ बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज इट्स पेट्रोल इंजन। तो 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन फिर भी जो कैबिन नॉइज़ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। एंड थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगा अगर हाईवे पे जब आप चलते हैं, स्पेशली सीमेंटेड रोड लाइक यमुना एक्सप्रेसवे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत टायर का नॉइज़ आपको सुनाई देगा कैबिन में, अदरवाइज़ मोस्टली नहीं सुनाई देगा। एंड काफ़ी स्मूथली चलता है ये। अब बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग पोजीशन के बारे में, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग को बेसिकली चाहिए होता है कि एक कमांडिंग पोजीशन हो, एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बेसिकली क्या है कि अगर आपकी गाड़ी में एक कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं, मतलब यू कैन सी द बोनेट एंड द कंप्लीट व्यू, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ड्राइविंग में। तो इस गाड़ी का जो बेस्ट बात है कि यू गेट वेरी कमांडिंग पोजीशन, लाइक इट हैज़ अ सीट हाइट एडजस्टेबल। टाइटेनियम वेरिएंट में मेरी गाड़ी है, तो मेरे गाड़ी में आपको हाइट एडजस्टेबल फंक्शन भी अवेलेबल है। प्लस इससे क्या है कि आप अपनी जो सीट है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट अच्छी है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी हाइट थोड़ी कम है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो व्यू है या जो सामने का जो रोड है वो क्लियर दिखे। एंड क्लियर दिखने से ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिलता है। काफ़ी टाइट सिचुएशन में यू कैन ईजिली ड्राइव अराउंड, उस समय गाड़ी को लगने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो सीटिंग पोजीशन डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ हेड रेस्ट, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। मेरी गाड़ी में पीछे नहीं है, क्योंकि जब मैंने परचेज़ किया था उस टाइम पर नहीं आ रहा था, ऑल्दो अभी ईजिली अवेलेबल है। पीछे भी है, आगे भी है, आगे तो शुरू से ही आ रहा है, पीछे भी अब आ चुका है। सो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का। अब मैं एवरेज की अगर बात करूं इस गाड़ी में, तो पेट्रोल 1.2 लीटर का इंजन है मेरी गाड़ी में, और विद इन सिटी ये गाड़ी मुझे 14 के आसपास का एवरेज दे देती है आराम से विद AC ऑन। एंड विदाउट AC अगर मैं करूं तो 16 के आसपास का एवरेज मुझे मिल जाता है। ऑब्वियसली बाकी डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल, किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एंड हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो विद AC आई गेस 17 से 18 का एवरेज आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड विदाउट AC यू कैन ईजिली गेट टू 19 to 20 ईजिली, मतलब उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप सही से गाड़ी चला रहे हैं, तो कंट्रोल में चला रहे हैं तो एवरेज इफ़ आई से कि इस साइज़ की गाड़ी, यानी इस साइज़ से मेरा मतलब है कि वेट, जो गाड़ी का कर्व वेट है, एंड बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कार, ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल में इस गाड़ी का जो एवरेज है वो काफ़ी डिसेंट है। पेट्रोल इंजन होते हुए भी अगर ये 14 से के आसपास का एवरेज विद इन सिटी दे रही है विद AC, आई थिंक दैट्स अ डिसेंट एवरेज। आई एम नॉट सेइंग बेस्ट, बट डेफिनेटली इट्स अ डिसेंट एवरेज। एंड सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक सो कि बताने की ज़रूरत है। दिस कार हैज़ almost all the safety features which you can imagine at this price point, even उससे ज़्यादा ही है कई features तो इसमें। So you get obviously 2 airbags in titanium, and if you have titanium plus you get 6 airbags. It has almost all the safety features which you can expect at this price point. So safety के मामले में definitely ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी, यानी कि जो इस गाड़ी में स्पेस है आपके पास उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाड़ी में मेरी हाइट जो है दैट इज़ 5'8", जो कि एक एवरेज इंडियन की हाइट है। यू कैन सी द हेड रूम, तो मैंने सीट को ऑलमोस्ट जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है उस पर सेट किया हुआ है। इसके बाद भी आई हैव अ हेड रूम ऑफ अराउंड 5 to 6 फिंगर्स। इसके बाद लेग स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं, मेरी जो सीटिंग पोजीशन पे मैंने अपनी सीट को एडजस्ट किया हुआ है ड्राइविंग पोजीशन पे, इसके बाद भी पीछे अच्छा खासा लेग स्पेस हो जाता है। पीछे भी हेडरूम काफ़ी बढ़िया है।
इवन आई कैन से कि 5'10", 5'11" हाइट का जो एवरेज इंडियंस है वो इजली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं आगे पीछे कहीं भी। एंड 5 पैसेंजर इजली ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्टेबली विद इन दिस कार। इसमें जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा ज़रूर मिनिमल है, मतलब थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा कम है, जो कि लेकिन दैट इज़ ऑल्सो फाइन। 2-3 दिन के वीकेंड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो इशू होने वाला है इसमें। लॉन्ग वीकेंड के लिए थोड़ा सा हो सकता है, बट अगेन इफ़ यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग वीकेंड आपके पास ऑप्शन है, आप ऊपर यानी कि जो उसका रूफ रेल है उस पर आप अपने लगेज को टाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका रूफ रेल है दैट कैन एक्चुअली होल्ड अप टू 30 kg तक का होल्ड कर सकता है। दैट्स नॉट अ शोकेस, तो दैट कैन बी यूज्ड, वहाँ पे आप लगेज को टाई कर सकते हैं। सो इसके अलावा इसका जो ग्लास एरिया है चारों साइड का दैट इज़ वेरी बिग, तो उससे क्या है कि काफ़ी एयरी फील होता है विद इन द कैबिन, कहीं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा आपको, काफ़ी एयरी हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें जो बॉटल होल्डर्स हैं, मतलब फ्रंट में आपको प्रॉपर बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, पीछे नहीं है, तो मिडिल में जो बॉटल होल्डर दिए वो यूज़ हो सकते हैं पीछे पैसेंजर्स के लिए। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत ही बढ़िया रहा है। और इसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ आए हैं जो कि मेरे पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी ओवरव्हीम का इशू आया है, लेकिन अगेन ये 2 साल होने वाले हैं तब जाके प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें लेफ़्ट कूलिंग का इशू है, जो आई डोंट थिंक सो ये इशू है जो भी है, लेकिन उससे एज सच गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो इसका टायर अभी तक कोई घिसने की प्रॉब्लम आई है इतना किलोमीटर चलाने के बाद भी। तो मेरे ख्याल से वो आई गेस इस तरीके से ही मैन्युफैक्चर किया गया है कंपनी साइड से, एनी विच वे, बट दैट्स नॉट एन इशू, जो कि मुझे अब आई कैन से कि वो इशू नहीं है। अगर इशू होता, अगर कोई अलाइनमेंट का इशू एक्चुअली में होता, तो आपके जो इस गाड़ी का टायर अभी तक 100% मुझे वो घिस चुका होता, या मुझे कोई वेयर टेयर का जो साइन है मुझे मिल गया होता, जो कि बिल्कुल नहीं है। टायर्स बिल्कुल ठीक है, एंड गाड़ी के जो साथ जो फिटेड टायर्स आते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। 30,000 किलोमीटर होने वाले हैं अभी तक, बिल्कुल ठीक ठाक है। देखते हैं और कितने किलोमीटर गाड़ी ये जो टायर है ये चल सकता है। इसके अलावा ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो गाड़ी काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट पे, एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास बजट है कुछ 7-8 लाख का, तो इसके अलावा और भी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट में बढ़िया है, जो कि आपको फन टू ड्राइव का जो एलिमेंट होता है वो मिलता है इस गाड़ी में। प्लस यू गेट सेफ्टी, यू गेट वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी, यू गेट वेरी गुड सेफ्टी, यू गेट वेरी गुड रोड प्रेजेंस, यू गेट हाई ग्राउंड क्लियरेंस, मल्टीपल चीज़ें, मतलब और ड्राइव करके ना यू विल इंजॉय, यू विल नॉट फील टायर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओवरऑल आई थिंक मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रहा है। अगर मैं एक ऑनेस्ट यूज़र रिव्यू बताऊं तो अभी तक काफ़ी मैंने इंजॉय किया इस गाड़ी को, एंड अगर आपका प्लान है तो अकॉर्डिंग टू मी आप जा सकते हैं विदाउट थिंकिंग, यू कैन बाय दिस कार डेफिनेटली। सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। होपफुली आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कोई आपके फ्रेंड सर्किल में जिनको फोर्ड फ्रीस्टाइल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।